Hi guys, good evening. Good evening Kushal, good evening Ayush. Right. So we have a doubt discussion session today, and as part of that, let me know your doubts and questions. All right, great. So Kushal has already presented his doubts from bonding. ऑलराइट, सो केमिकल बॉन्डिंग में एक बार देख लेते हैं कौन से सेक्शन में आपको क्या क्या, इसमें भी मल्टीपल सेक्शंस थे ना. अच्छा, स्टे हट गया एडमिशंस के ऊपर. ऑलराइट, ग्रेट. एक बार लेट मी open the booklet as well. रुको एक मिनट, रुको बस अपन डाउट्स कलेक्ट कर लेते हैं पहले एक बार. एफबीओ सेक्शन में से ही क्वेश्चंस मैंने आप लोगों के साथ पूछे थे. ऑलराइट, सो एफबीओ में आई थिंक दो सेक्शन में से क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको. एक तो कोवेलेंट बॉन्डिंग, एक लाइक इनफैक्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे, और एक था VSEPR. ओके, सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स और VSEPR के डाउट्स एक एक करके लिख लेते हैं. तो सबसे पहले हम लोग ये जो क्वेश्चन आपने स्टार्टिंग में लिखा है FBO 14, 17, आई डोंट अंडरस्टैंड ये कौन से वाले सेक्शन के हैं. कोवेलेंट बॉन्ड्स का ये मैं जरूर समझा, 8, 9, देन 17, 25 एंड 30, देन इसी में 6 भी लिखा है साहिल ने. ऑलराइट, देन 3 एंड 23 लिखा है ऋग्वेद ने. ओके, देन 7, 11, 18, आई डोंट नो 18 बेसिक कॉन्सेप्ट्स का है क्या? हो भी सकता है. 30 तो आई थिंक VSEPR का ही पूछा होगा तुमने. ओके, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में 19 भी डाला है किसी ने. बेसिक कॉन्सेप्ट्स में 10th भी डाला है. ओके, देन आई थिंक ये VBT का इसी में ही है, 14, 17 एंड 18 भी. एंड VSEPR में 15 भी डाला है किसी ने. इसी में 21 भी है. ऑलराइट, 6, 16, 23 तो है. 7 भी लिख लेते हैं यहाँ पर, एंड 30 तो है. 29 भी देख लेंगे. ऑलराइट, ठीक है. तो पहले इतने के ऊपर फोकस कर लेते हैं, फिर कुछ बच जाएगा तो आप और भी पूछ लेना. ओके, सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट से चलते हैं. 8th क्वेश्चन,
Which of the following statements correct regarding, or which of the following statement concerning covalent bonds is false? Right, so इसमें ये तो करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है। ओके, ये मे भी आप लोगों को शायद अभी पोलर नॉन पोलर की बाद में पढ़ाएंगे, राइट, कि पोलर नॉन, ये इनफैक्ट ये अच्छा आप लोगों को तो पढ़ा हुआ है ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, पोलर नॉन पोलर हो सकता है ना, मतलब अगर डेल्टा ई एन 0 है, बॉन्ड जिनके बीच में फॉर्म हो रहा है जिन एटम्स के बीच में, तो ये पोलर नेचर का हो सकता है बॉन्ड, डेल्टा ई एन नॉन जीरो हो, और नॉन पोलर का हो सकता है जब डेल्टा ई एन 0 हो, राइट। इलेक्ट्रॉन्स आर शेयर्ड बिटवीन एटम्स, ये भी करेक्ट है। अब यहाँ पर ये बी पॉइंट के लिए आप समझने की कोशिश करना दैट कोवेलेंट बॉन्ड्स आर डायरेक्शनल इन नेचर ना, तभी तो हम लोग शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, राइट, एज दे आर formed by overlapping of orbitals, and orbitals are themselves directional in nature, तो पर्टिकुलर डायरेक्शंस के अलॉन्ग ही ओवरलैपिंग हो रही है। इनफैक्ट कल ही हम लोगों ने ये चीज डिस्कस करी थी जब हम हाइब्रिडाइजेशन का डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। ऑलराइट, नाइन्थ ऑब्जर्व करो, नहीं नाइन्थ मैंने नहीं दिया होगा, नाइन्थ इज नॉट समथिंग विच आई हैव गिवन यू राइट अवे, बिकॉज नाइन्थ में थोड़ा सा आगे का नॉलेज लग रहा है, लाइक कोवेलेंट कैरेक्टर्स का, वो हम लोग थोड़ा बाद में देखेंगे। Directional nature does not mean more than one orientation. Directional nature means that there is a directional orientation that bond formation happens. Like H2O का molecule ऐसा नहीं मिलता है, H2O का molecule आपको V shape का ही मिलता है। There is a directional nature, there is a particular angle associated to it around 104 degree. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में इसमें क्या दिक्कत आ गई, मतलब लाइक यू जस्ट हैव टू आंसर द नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर। मैं स्क्रीनशॉट कैसे लेता हूँ, कमांड प्लस कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस 4, तो उससे मुझे पार्शियल स्क्रीनशॉट लेने का मौका मिलता है। ये मतलब मैक का फीचर है। विंडोज में अदरवाइज स्निपिंग टूल आता है। नहीं, प्रिंट स्क्रीन से तो पूरा का पूरा स्क्रीन आ जाएगा, बार बार उसको फिर कट पेस्ट करना पड़ेगा, वो तो टायरसम प्रोसेस है। सेवेंथ में आप देखो ना, ये जिसने भी पूछा है भाई, आप थोड़ा सा एफर्ट तो मारो। ये नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है, किस तरीके से यूज हो रहे हैं। सो इन NO3- देयर आर 4 बॉन्ड पेयर्स एंड 0 लोन पेयर, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो 4 बॉन्ड पेयर एंड 0 लोन पेयर। ऑलराइट, देन 11, एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर नहीं बनाना है आपको, हाउ कम you are not able to draw the structure of acetic acid?
CH3COOH। अभी तो ऑर्गेनिक एनॉल भी पढ़ रहे हो आप यार। इतना बेसिक्स तो आने चाहिए। इसमें यहाँ पर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर डबल बॉन्ड। तो ये कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए बॉन्डिंग के? 1 2 3 4 5 6 7 8 16 इलेक्ट्रॉन्स हो गए विच आर शेयर्ड। एंड लोन पेयर कितने हो गए? यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर ये ऑक्सीजन के लिए भी डबल बॉन्ड बना लिया ना, तो 2 इलेक्ट्रॉन इसके इधर आ जाएंगे। हाँ यस, तो ये 8 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। 8 मतलब 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, 8 अनशेयर्ड हो गए। ठीक है। देन अच्छा 10 भी पूछा हुआ है। 10 which of the following compound contains both covalent as well as ionic bonds? तो आप नोटिस करो ना, इसका आप स्ट्रक्चर बनाने जाओगे कैसा दिखेगा आपको। राइट यहाँ पर तो ये कोवेलेंट हो गया, CH3I कोवेलेंट हो गया। KCN में you will have K plus and CN minus ion, and CN minus ion में कोवेलेंट बॉन्ड रहेगा, तो यहाँ पे आयनिक एंड कोवेलेंट दोनों रहेगा। H2O2 में तो ये सिंपल ही है, इसी तरीके से प्रेजेंट रहेगा कोवेलेंट बॉन्ड। 18 19 18 which of the following combinations is not allowed? राइट तो कौन सा अलाउड कॉम्बिनेशन पढ़ा है आप लोगों ने? नॉट अलाउड तो नहीं बताया मैंने आप लोगों को डिटेल में, बट मैंने अलाउड तो बताया है। अज्यूमिंग Z इज एन इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो ये अलाउड है। दिस विल बी अ सिग्मा बॉन्ड। अगर Z इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, राइट, अज्यूमिंग कि ये X एक्सिस है और ये Z एक्सिस है, तो PX के बीच का ये वाला ओवरलैप, ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, तो ये ओवरलैप भी कैसा रहेगा? इज दिस एन अलाउड ओवरलैप? द आंसर इज यस, दिस इज अ पाई ओवरलैप। देन S और PZ का, राइट, ये S है और ये PZ है along the internuclear axis। क्या ये मैंने आपको पढ़ाया है? द आंसर इज यस, ये भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। कौन सा ओवरलैप है ये? सिग्मा ओवरलैप है। देन इफ दिस इज द Z एक्सिस, राइट, ये PX हो गया एंड ये PY हो गया, राइट, ऐसे अंदर बाहर, ये Y एक्सिस है। This is something which I have not taught you as a allowed overlap. Yes, तो ठीक है। 19 में which of the following best explained coordinate bond? तो इसका एग्जाम्पल हम लोगों ने क्लास में किया था ना। यहाँ पर H2 plus I2 के कॉम्बिनेशन से HI फॉर्म होता है, एंड HI में तो लाइक कोवेलेंट बॉन्ड होता है। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन से MgO फॉर्म होता है, एंड ये एक्चुअली आयनिक कंपाउंड होता है, कटायन अनायन रहते हैं इसमें। हाइड्रोनियम आयन, ये जो H3O प्लस रहता है, इसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करने के लिए हम लोगों को डेटिव बॉन्ड का रिक्वायरमेंट लगा था, राइट। द लोन पेयर वाज शेयर्ड विद H प्लस आयन। यहाँ पर Cl से Cl2 बनेगा, जिसमें भी देयर इज अ सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड ओनली। कोऑर्डिनेट बॉन्ड का रिक्वायरमेंट बस C ऑप्शन में आता है, ठीक है। 14 a covalent bond may be formed by overlap। ये सारे ही पढ़े हैं ना, मतलब
like what's the discrepancy in this? यही सब पढ़े हैं अपन ने, like SS overlap, SP overlap, PP overlap, सबसे बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है सिग्मा 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 और पाई दोनों हो सकते हैं यहाँ पर। क्या दिक्कत है? 17 and 21. All right, so 17 again, z axis is the internuclear axis. पाई ओवरलैप कहाँ पर होगा? px में, एंड ये सिग्मा रहेगा, दिस इज नो ओवरलैप एंड दिस विल बी आल्सो सिग्मा, राइट? तो ये आपका पाई ओवरलैप रहेगा px का करेक्ट आंसर। अभी ऊपर जो डायग्राम देखा था वैसे ही समझ में आ जाएगा आपको। ये आपका z एक्सिस है, ऊपर y एक्सिस से x एक्सिस है, तो ये दोनों p ऑर्बिटल जिस तरीके से ओवरलैप कर रहे हैं, लैटरल ओवरलैप, राइट? देन 21 डेटिव बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, तो अगेन मतलब ड्रॉ करो ना इनके लो स्ट्रक्चर, इसमें कहाँ दिक्कत आ गई? राइट, इसमें देयर इज नो डेटिव बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड्स है, राइट? यहाँ पर यू हैव NH4 प्लस एंड Cl माइनस के बीच में आयनिक कंपाउंड, लाइक आयनिक बॉन्ड, एंड विद इन NH4 plus you require a dative bond. PCl5 is an example of hypervalent compound, right? BF3 is an example of octet deficient compound, right? ये super octet, but इनमें किसी में dative bond का requirement नहीं है, इनमें इसी तरीके से ये present है। ठीक है। इनफैक्ट थोड़ा बाद में जाके this can become controversial because of something that I will teach you later. ये हम बाद में पढ़ेंगे BF3 में। ठीक है, देन ऑलराइट, तो ये आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स के हो गए। VSEPR के देखते हैं हम 17th, VSEPR में 17th में कहाँ अटक गए? Which question are you stuck with? As in which structure? अब मैं VSEPR में हर एक का तो स्ट्रक्चर बनाने जाऊंगा नहीं, तो you better let me know which structure you are stuck with, otherwise I'll move on. जिसका भी डाउट था। A linear structure is assumed by, कौन सा ऑप्शन में अटक गए? फर्स्ट वाले में तो SN का आपको कॉन्फ़िगरेशन याद है? SN का आउटर कॉन्फ़िगरेशन क्या था? दिस इज NS2 NP2, मतलब 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 2 are going to be unshared, like lone pair बनाएंगे, and 2 are going to be shared, तो right bond pair 1 हो गया, and like in fact bond pair 2 हो गए और lone pair 1 हो गया, right? तो ये बेंट स्ट्रक्चर हो जाएगा ना, so this is not a linear structure। ये बाकी नहीं, ये भी नहीं होंगे और ये भी नहीं होंगे। All right, then 25th में अगेन विच ऑप्शन, कौन से ऑप्शन में डाउट है इसमें?
In which case did you not find similar shape, and which case did you find similar shape? ट्वेंटी फिफ्थ में हाँ, तो ये PbCl2 वही SN की फैमिली का एग्जाम्पल है। सेम NS2 NP2 कॉन्फ़िगरेशन होगा, राइट। जबकि CO2 लीनियर रहता है, तो इनका शेप सेम नहीं आया ना। ठीक है, देन नेक्स्ट। हाँ बोलो साहब। सर हम लोग ये ऐसा बोल सकते हैं कि जो सेम ग्रुप में शेप सेम रहता है। नहीं, तुम बाद में कंफ्यूज हो जाओगे। तुम शॉर्टकट की जगह ड्रॉ करते जाओ स्ट्रक्चर को, कंफ्यूज किया जा सकता है ना तुम्हें बाद में। तो इस एग्जाम्पल में ऐसा हो रहा है, बट इसको कोई थ्योरी मत बनाओ। ये थोड़ा सा ओके हार्ड सर। क्वेश्चन है। इसमें एक्चुअली यू कैन हैव दो आंसर हो सकते हैं इसके। SO3 एंड ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। हाँ मतलब ये थोड़ा सा आप किस तरीके से सोचोगे कि MLX has 6 pairs of electrons around it, around M, और X का वैल्यू क्या रहना चाहिए। तो अब आप इसमें लाइक इस तरीके से भी जा सकते हो कि अगर आप ML1 लोगे, ठीक है, मतलब x इज इक्वल टू 1, एक एक करके अगर आप सोचोगे x इज इक्वल टू 1, ठीक है, एंड आप उसके करस्पॉन्डिंग सोचोगे कि M और ये L होगा, ठीक है, एंड इसके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। अब इसमें कैसा रह सकता है, एक दो, मतलब ठीक है, ऑप्शन ही नहीं है। 6 2 3 और 4 है, तो चलो 2 से स्टार्ट कर लो। ये इस तरीके से रहेगा, और MLX is a planar molecule with 6 pairs of electron, 6 pairs of electrons। तो ये 2 पेयर तो यहाँ पर हो गए, और इसके लिए मतलब 2 बॉन्ड पेयर मतलब 4 लोन पेयर होने चाहिए अब, राइट। 2 बॉन्ड पेयर हो गए और 4 लोन पेयर, तभी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे ना। बट अब दिस काइंड ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग ये तो किसी मेटल के लिए मिलेगी नहीं आपको, मतलब किसी भी एलिमेंट के लिए, इनफैक्ट मुझे क्या बोलूं, किसी भी एलिमेंट के इतने सारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो नहीं होंगे। 4 लोन पेयर मतलब 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और बॉन्ड पेयर के लिए भी 2 तो इलेक्ट्रॉन लगेंगे, तो 10 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थोड़े ना होते हैं किसी के।
देन x इज इक्वल, बट ये थोड़ा सा इस तरीके से जाओगे तो आपको सिंगल बॉन्ड्स के हिसाब से तो फिर भी मैं सोच सकता हूँ आपके लिए, डबल बॉन्ड आते ही कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी। ठीक है, x इज इक्वल टू 2 है तो बॉन्ड पेयर 2 है, इसका मतलब लोन पेयर कितने हो जाएंगे, आउट ऑफ 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स, 2 अगर बॉन्ड पेयर है तो 4 लोन पेयर हो जाएंगे। इसका मतलब बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 10। ये तो किसी कंपाउंड में नहीं रहते। ठीक है, देन बॉन्ड पेयर अगर 3 है तो लोन पेयर 3 रहेंगे, क्योंकि टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर लाइक ये टोटल 6 होना चाहिए जो इस क्वेश्चन के हिसाब से है। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर शुड बी देयर। बॉन्ड पेयर 3, लोन पेयर 3, तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 3 9, ऐसा भी कहीं नहीं देखा है। ठीक है, x इज इक्वल टू 4, इसमें बॉन्ड पेयर 4 होंगे, लोन पेयर 2 होंगे, एंड इसका मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन विल बी 8। तो ये फिर भी पॉसिबल है, एंड इसके करस्पॉन्डिंगली हमने ये XeF4 का स्ट्रक्चर भी इमेजिन करा। देन x इज इक्वल टू 6 implies बॉन्ड पेयर 6 एंड लोन पेयर 0, राइट, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, 6, एंड इसके करस्पॉन्डिंग जो एग्जाम्पल रहेगा वो आपका SF6 का रहेगा। SF6 का एग्जाम्पल रहेगा, बट देन दैट स्ट्रक्चर इज नॉट प्लेनर। दिस इज नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। आपको इसमें प्लेनर भी चाहिए, ये प्लेनर स्ट्रक्चर भी था, तो इससे डेफिनेटली आपका आंसर सी आ जाता है। ठीक है, एंड ये सी आंसर कैसे आया, बाय अज्यूमिंग कि ये जो बॉन्ड पेयर थे ये सब सिंगल बॉन्ड्स ही थे। ये अजम्पशन के साथ में ये पीछे से आपका आंसर मैच करता है, बट इस क्वेश्चन को जब डिजाइन किया जा रहा था, इस क्वेश्चन के बारे में जब सोचा जा रहा था, ठीक है, तब ये नहीं सोचा कि डबल बॉन्ड भी तो हो सकते हैं। तो डबल बॉन्ड की अगर पॉसिबिलिटी है तो फिर उसमें लाइक और भी पॉसिबिलिटीज इमर्ज हो जाएंगी, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, इनकी वजह से। तो यहाँ पर लाइक SO3 ऐसा एग्जाम्पल हो गया जिसमें यू कैन सी x इज इक्वल टू 3 है और 3 बॉन्ड पेयर है और तीनों डबल बॉन्ड्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर का क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, नो लोन पेयर, एंड ये स्ट्रक्चर भी सेटिस्फाई हो जाएगा। ठीक है, देन और भी अगर कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस बने, सिक्स तो डेफिनेटली नहीं होगा, 2 के बारे में सोच सकते हो आप, तो 2 के बारे में कुछ इमर्ज होता है। नहीं, वो तो VSEPR में हम लोग काउंटिंग करते हैं सुपर सिंगल, बट जब एक्चुअल 6 इलेक्ट्रॉन पेयर्स बोला जा रहा है क्वेश्चन में, तो इट मींस 12 इलेक्ट्रॉन्स, देयर इज नो सुपर सिंगल। वो तो सिर्फ VSEPR की काउंटिंग के लिए हम लोग बोलते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से पॉसिबिलिटीज इमर्ज करती हैं फॉर 2 बॉन्ड पेयर। अब अगर ऐसा है कि कोई एक कंपाउंड है जो कि एक जगह लाइक XC
डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, 4 और फिर 2 4, इसमें भी नहीं बैठेगा। XeF2 में भी 10 ही इलेक्ट्रॉन पेयर आ रहे थे। यही बैठ रहा है, मतलब यही एक डबल बॉन्ड में एक्सेप्शनल एग्जांपल समझ में आ जाता है। दैट इज व्हाई अगर ये बोल देते कि हाँ सिंगल बॉन्ड्स है, राइट, इफ मॉलिक्यूल MLX, ठीक है, विद सिंगल बॉन्ड्स ओनली, ठीक है, देन थॉट प्रोसेस थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड हो सकता था, फिर इस एक्सेप्शन को डिस्कार्ड कर सकते हैं, देन ओनली फोर्थ एज इन सी ऑप्शन को एक्सेप्ट करा जा सकता है, बट अदरवाइज इसमें डी ऑप्शन भी एक आंसर बन जाता है। ठीक है, ऑलराइट, देन सिक्स्थ क्वेश्चन देखते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन में क्या है VCPR में? a molecule XY2 contains कैसा बोला जा रहा है, 2 sigma and 2 pi bonds and 1 lone pair in the valence shell of X. So pi bond जो रहेंगे वो सिग्मा के साथ में रहेंगे, तो एक सिग्मा और फिर एक पाई रहा होगा, वैसे ही एक सिग्मा और एक पाई रहा होगा, and then there is a lone pair also, right? तो this is something like you can think of SO2. तो उसकी ज्योमेट्री कैसी है? इनफैक्ट अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर बोला है, शेप ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बोला, अरेंजमेंट ऑफ लोन पेयर एज वेल एज बॉन्ड पेयर, तो ये ट्राइगोनल प्लेनर होगा ना, S डबल बॉन्ड O, इस तरीके से, ठीक है। देन थर्ड कैसा है, I3 माइनस, ये तो अपन ने क्लास में डिस्कस किया था ना, I3 माइनस का लो स्ट्रक्चर पहले तो बनाओ, एक बार लो स्ट्रक्चर बनाओगे फिर आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर की काउंटिंग समझ में आएगी, राइट। I एंड I, किसी के ऊपर भी माइनस डालना है डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको सेंट्रल आयोडीन के ऊपर डालना है तो भी डाल दो। तो आयोडीन के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, एक इलेक्ट्रॉन और आ गया, एक नेगेटिव चार्ज आ गया, तो 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ठीक है। 8 में से एक इधर बॉन्ड करने में चला गया, एक इधर बॉन्ड करने में चला गया, बाकी 6 नॉन बॉन्डिंग रह गए। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड यहाँ पर, राइट, हाउ मेनी बॉन्ड पेयर एंड हाउ मेनी लोन पेयर ऑन द सेंट्रल एटम? बॉन्ड पेयर 2 एंड लोन पेयर 3, इफेक्टिवली 5 इलेक्ट्रॉन पेयर हो गए। 5 इलेक्ट्रॉन पेयर कैसे अरेंज होते हैं अराउंड अ सेंट्रल एटम? दे आर अरेंज्ड इन अ TVP ज्योमेट्री। TVP ज्योमेट्री में लोन पेयर्स कहाँ जाते हैं? इक्वेटोरियल पोजीशंस पर, राइट, लोन पेयर गो टू इक्वेटोरियल पोजीशंस। तो यहाँ पर ये ऊपर आयोडीन, नीचे आयोडीन, एंड ये कलेक्टिवली आप ऐसे माइनस चार्ज ड्रॉ कर दो कि ये तो दिखेंगे नहीं, तो ये स्ट्रक्चर कैसा हो रहा है इसका, लीनियर ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर TVP एंड शेप इज लीनियर। हाँ, तो ये डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, ठीक है, ऑलराइट। देन नेक्स्ट कौन सा डाउट है? 23
23 में कौन सा ऑप्शन, किस ऑप्शन में अटके बताओ। सेम SnCl2 वाले में ही। अच्छा ए में, ये भी क्लास में ड्रॉ किया ना अपन ने। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये बेंट रहेगा ना, यहाँ पे लोन पेयर्स प्रेजेंट रहेंगे ना ऑन द हाइड्रोजन, तो इट इज नॉट लीनियर। ये तो लीनियर है C2H2 तो। Alright, then next 15. Alright, which option in 15th? कौन से ऑप्शन में अटक गए गाइस बताओ। जिसका भी डाउट था, which option, किसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को नहीं आ रहा आपको। ClO3 माइनस का स्ट्रक्चर ड्रॉ करने को नहीं आ रहा। ClO3 माइनस में एक लोन पेयर रहेगा ना, तो फिर इसका ज्योमेट्री पिरामिडल रहेगा ना। SO3 में ट्रायगोनल प्लेनर रहेगा। एंड कार्बोनेट आयन में भी ट्रायगोनल प्लेनर रहेगा। ये पिरामिडल है और ये ट्रायगोनल प्लेनर है। राइट, ठीक है। देन 16th में कौन से ऑप्शन में, NCO। एक्चुअली इसके तो बहुत सारे लो स्ट्रक्चर बन सकते हैं, लाइक ये रेजोनेटिंग रहेगा, इसके आइसोमर्स ही बन सकते हैं। तो ये आप नोटिस करो, एक तो इस तरीके से बन सकता है, ठीक है। अगेन ये भी लीनियर रहेगा, ठीक है। ये इस तरीके से भी बन सकता है, ये भी लीनियर रहेगा। तो ये आपके क्या हो गए, these are canonical forms, same arrangement of atoms but different distribution of electrons, right? What you also could have done is, instead of carbon being central, you could have put nitrogen as central. Nitrogen, carbon, oxygen, and ये कुछ इस तरीके से भी रह सकता था। एक पॉसिबिलिटी, या फिर यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड देन डेटा बॉन्ड टू ऑक्सीजन, इस तरीके से ये भी एक पॉसिबिलिटी रह सकती है, लाइक ड्राइंग अ लो स्ट्रक्चर की। बट एक्चुअली इसमें इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट तो चेंज हो नहीं रहा है, लाइक द इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट रिमेन्स द सेम ओनली। ठीक है। एंड और भी कुछ बन सकता है। एनी अदर थॉट कमिंग टू यू? कोई और लो स्ट्रक्चर आपके दिमाग में आ रहा हो?
मतलब ऑफ कोर्स साइक्लिक वाइक्लिक मत बनाना, डोंट गो इन दैट डायरेक्शन। इसी का एक्चुअली एक और वर्जन बन सकता है, ये डबल बॉन्ड ओ कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड इस तरीके से, राइट, ये भी एक पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो ये भी आपके बेसिकली कैनोनिकल फॉर्म्स हो जाएंगे। एग्जिस्ट तो हाइब्रिड करेगा बट ये सब लीनियर ही रहेंगे, इसमें आप किसी में भी देखोगे लाइक इन विच एवर केस यू विल कम अक्रॉस, लाइक सबका स्ट्रक्चर लीनियर ही रहेगा। ठीक है। ऑल राइट। वो भी आप सोच सकते हो, मतलब सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल दो एंड फिर आप लाइक इस तरीके से नाइट्रोजन और डबल बॉन्ड इधर, इस तरीके से भी सोच सकते हो, या फिर सी के ऊपर नेगेटिव चार्ज डाल के इधर ट्रिपल बॉन्ड और इधर डेटिव बॉन्ड। ठीक है, ये सब तो ये सब कॉम्प्लेक्सिटीज होंगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें ये आप अब जब जीओसी पढ़ोगे तो उसमें सीखोगे दैट इसमें क्या है, सबके सब कैनोनिकल फॉर्म्स आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, नॉट ऑल कैनोनिकल फॉर्म्स आर आइडेंटिकल बिकॉज सबकी एनर्जी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, किसमें स्टेबिलिटी ज्यादा है, किसमें स्टेबिलिटी कम है, लाइक जैसे कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज वाले केसेस विल हैव अ वेरी लेस कंट्रीब्यूशन बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम्स पे चार्ज रहता है तो ज्यादा स्टेबल रहता है। बट वो सब चीजें अब आपको डिटेल में बाद में बताई जाती हैं, मतलब जब आप कैनोनिकल फॉर्म्स लाइक रेजोनेंस जीओसी में पढ़ोगे तब रेजोनेंस इफेक्ट जब आएगा। अभी आई वुडंट केयर मच, आई वुड जस्ट, इसका सब में स्ट्रक्चर लीनियर ही रहेगा, वो दिक्कत नहीं है। इट्स जस्ट दैट इलेक्ट्रॉन्स आप अलग अलग तरीके से ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हो, और कुछ नहीं है। तो इसका अगर आप स्ट्रक्चर देखोगे, लाइक इफ यू विल ट्राई टू फाइंड दिस, इसको अपन साइनेट आयन बोलते हैं, राइट। इसका आप एक्चुअल स्ट्रक्चर देखना चाहोगे कहीं किसी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में, तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा, नेगेटिव चार्ज ऐसे बॉक्स में बना रखा होगा, ठीक है, एंड यहाँ पर ऐसे समथिंग बिटवीन डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, यहाँ पे समथिंग बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड। ठीक है, वैसे ये वाला जो रहता है इसको फलमिनेट, फुलमिनेट स्पेलिंग नहीं याद आ रहा मुझे, फुलमिनेट आयन बोलते हैं। इसका भी अगर आप स्ट्रक्चर ढूंढोगे तो इट विल बी समथिंग इन दिस मैनर, जहाँ पर लाइक ऐसे कार्बन नाइट्रोजन के बीच में समथिंग बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, एंड नाइट्रोजन ऑक्सीजन के बीच में समथिंग बिटवीन सिंगल एंड डबल बॉन्ड, इस तरीके से ड्रॉ किया होगा। This is the actual structure which will be existing. ठीक है, राइट। सी मतलब, हाँ तो आइसो स्ट्रक्चरल है ना, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये करेक्ट आंसर है इसका। कहाँ पर, कौन से वाले में कह रहे हो? हाइब्रिड स्ट्रक्चर में, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ऑक्टेट वॉक्टेट सब भूल जाओ, हाइब्रिड स्ट्रक्चर में ऑक्टेट रूल नहीं देखा जाता। सेवेंथ में क्या रहेगा? ऑल राइट, लेट्स सी।
7 तो ठीक है, मतलब एटॉमिक नंबर 50, ये अगेन कौन सा एलिमेंट हो गया एटॉमिक नंबर 50? बताओ भाई, आप लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पढ़े हुए हो, विच एलिमेंट इज एटॉमिक नंबर 50? Sn, राइट? तो ये SnCl2 हो गया ना, अभी थोड़ी देर पहले ही मैं डिस्कस कर रहा था, राइट? NH2 NP2 वैलेंस सेल, वैलेंशियल कॉन्फ़िगरेशन है उसका, तो एक लोन पेयर और 2 बॉन्ड पेयर रहेंगे। एंड देन 29th, okay, regular geometry is what we are trying to say is that perfect angles, जो ideal angles थे, जो हम लोगों ने आइडियल एंगल्स पढ़े थे, like 90 degree, 120 degree, 180 degree, 109 degrees, 28 minutes, 120 degree, 180 degree, and so on so forth। मतलब ये सब जो भी आइडियल एंगल्स थे वो रेगुलर ज्योमेट्री को कंट्रीब्यूट करते हैं। तो इसमें एक CH4 ही है, बाकी सब में कैसा हो रहा है? बाकी सब में ड्यू टू लोन पेयर और डिफरेंट टर्मिनल एटम्स, ठीक है, जो सारे के सारे हाइड्रोजन नहीं है, 3 हाइड्रोजन और या 1 हाइड्रोजन 3 क्लोरीन है, सो डिफरेंट टर्मिनल एटम्स, देयर इज डिस्टॉर्शन। किसी केस में कम होगा, किसी केस में ज्यादा हो सकता है, बट देयर इज डिस्टॉर्शन ऑफ एंगल्स, तो वो रेगुलर ज्योमेट्री का पार्ट नहीं कहलाएंगे। दैट्स इट, ठीक है? तो ये आपके बॉन्डिंग के डाउट्स थे। एनी अदर डाउट्स यू माइट हैव फ्रॉम द बुकलेट और अदरवाइज कॉन्सेप्चुअल डाउट, बताओ जरा। बोलो साहिल। VCPR से किया था क्या? 15th क्वेश्चन हमने VCPR से किया है ना, उसमें से ज्यादा आइसो इलेक्ट्रॉनिक और स्ट्रक्चर हमको के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते थे ना। किसके पॉइंट ऑफ व्यू से? पीरियोडिक के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सबका इलेक्ट्रॉन काउंट करके देख सकते हैं, जिसका इलेक्ट्रॉन सेम रहेगा वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक में आ जाएगा। हाँ, और आइसो स्ट्रक्चरल भी बोला है, तो दोनों होना चाहिए। सर इसमें आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो खाली वो ही आ रहा था, इसलिए मैंने बोला। हाँ ठीक है, इसमें भी आंसर कर सकते हो। हाँ बोलो ना विनायक, कौन से बुकलेट का है या अलग से? तो व्हाट्सएप कर दो, ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दो, सब देख लेंगे, मैं भी देख लूंगा। ऑलराइट, बाकी लोग भी अपने अपने डाउट्स पूछ लो भाई, क्या क्या डाउट्स हैं, लेट मी नो। गैसियस स्टेट का विंडो टू एडवांस का 25, ओके, लेट मी फाइंड आउट कहाँ पर है गैसियस स्टेट। विंडो टू एडवांस्ड, विंडो टू एडवांस 25, ये वाला कह रहे हो?
राइट, इसमें कैसे जाओगे? जो 100 डिग्री सेंटीग्रेड 1 atm डेंसिटी ऑफ लिक्विड वाटर दिया हुआ है एंड दैट ऑफ वाटर वेपर दिया हुआ है, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। सो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स, जस्ट वाटर मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम कितना रहेगा? तो वो यहाँ पे पूछा जा रहा है इन 1 लीटर ऑफ स्टीम। सो 1 लीटर ऑफ स्टीम्स में मोल्स ऑफ वाटर निकाल लो कितने रहेंगे, राइट, PV by RT से। सो प्रेशर इज 1, वॉल्यूम इज 1, 0.0821 into 373, ये मोल्स हो जाएंगे। इससे मास ऑफ H2O निकाल लो, राइट। अब यही जो मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, ये मान लो कि इसको हम लिक्विफाई कर दे रहे हैं, ड्रॉप बना दिया इसका, वेपर से लिक्विड कर दिया। सो मास तो वही रहेगा, राइट, मास कांट चेंज। अब डेंसिटी ऑफ H2O लिक्विड, ये पहले वेपर था, ये लिक्विड है, ये आपको दिया हुआ है 1 ग्राम पर cc। तो इन दोनों से you can get the volume of H2O liquid, and this is something which they are approximating as the volume of H2O molecules, although not 100% correct, but that is the kind of an approximation which they are seeking based on the data that is there। ठीक है, समझ में आया कैसे करना है? ठीक है, एंड इनफैक्ट अच्छा इसमें ओके, ये मत यूज करो, माय बैड, डोंट यूज दिस PV by RT। आपको एक्चुअली डेंसिटी ऑफ वेपर दिया हुआ है ना, हाँ, डोंट यूज दिस, दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर आइडियल गैस, है ना। बट क्योंकि यहाँ पर डेंसिटी दे दिया है आपको, तो राइट, बेटर यूज करने का तरीका एक्चुअली, rather than this, you should use density of H2O vapor into volume of H2O vapor, ये ज्यादा सही रहेगा। इससे मास ऑफ H2O वेपर निकालो और फिर उसको मास ऑफ H2O लिक्विड के बराबर करो और उससे फिर वॉल्यूम ऑफ लिक्विड निकालो। डोंट यूज दिस, ये आपको गलत आंसर दे देगा, किसी भी ऑप्शन से मैच नहीं करेगा। ठीक है, हाँ, नहीं वो बाकी सबका यूज नहीं आया, टेम्परेचर और इन सबका, वो आई थिंक कंफ्यूज हो जाओगे उससे आप। ये हो सकता है जैसे मैंने यहाँ पे गलती से आइडियल गैस इक्वेशन यूज कर दिया, तो हो सकता है कि आप भी उससे कंफ्यूज हो जाओ। ऑलराइट, देन assertion reason 1, assertion reason 1, हाइड्रोजन बॉन्डिंग अभी पढ़ा नहीं है ना आपने, तो अभी अब रुक जाइए, केमिकल बॉन्डिंग में ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ाएंगे यश। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है वो केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में आएगा, ठीक है। देन पैसेज 1 पार्ट 1, तो इसमें आप नोटिस करो, क्वेश्चन का ये सब डेटा जो दिया हुआ है उसको आपने पढ़ा और उसके बाद आपने रीड करा दैट द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ डी, ये जो डी है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज फाउंड टू बी स्मॉलर एज देन द एस्टिमेटेड ग्राम्स लॉ।
राइट, इसका मतलब क्या हो गया? एक्स के मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे हैं, वाई के मॉलिक्यूल्स ट्रैवल कर रहे हैं, बट जहां पर वो मर्ज करने चाहिए थे, राइट, उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी लेसर. यानी कि you can say x traveled less, or you can say lesser than expected, right? क्योंकि हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि x d डिस्टेंस तक ट्रैवल करेगा, but x is traveling lesser distance. Now what could be the reason behind this? Why did x travel a lesser distance? Now the possible explanation comes because of the increased collision of x with the inert gas, that x के molecules की collision frequency बढ़ गई with the inert gas that was introduced, and as a result बढ़ेगी तो दोनों की, x और y, क्योंकि inert gas तो सबके साथ ही कोलाइड कर रहा है, बट x पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है. So increased collision frequency of x with inert gas leads to a lesser distance traveled by x. That is a more understandable argument for why x is traveling lesser distance than estimated by Graham's law. ठीक है. All right, then next. इसमें कहाँ पे अटक गए विनायक? Where is it that you got stuck in this question? या समझ में नहीं आया? अच्छा, समझ में आया. ऑप्शन डी में, like you are asking, number of moles will be 0 as the piston comes to valve 5. नहीं, ऐसा क्यों होगा? Why will the number of moles become 0? मतलब इस पूरे क्वेश्चन में कैसे हो रहा है? As long as piston is moving down and valves are closed. तो हम लोग कैसे सॉल्व कर रहे हैं? n and t कांस्टेंट है, वॉल्यूम डिक्रीज कर रही है तो प्रेशर इंक्रीज हो रहा है. ठीक है. देन व्हाट वाज हैपनिंग? एज लॉन्ग एज, अब वॉल्व खुल जाता है तब क्या होगा? एज लॉन्ग एज पिस्टन इज मूविंग डाउन एंड वॉल्व्स, या कोई भी एक वॉल्व या मल्टीपल वॉल्व, वैसे तो एक ही वॉल्व एक बार में ओपन होगा, एंड वॉल्व ओपन्स, तो क्या हो जाएगा? ओपन वेसल कंडीशन में प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, और व्हाट विल हैपन इज वॉल्यूम कम करने पर मोल्स कम हो जाएंगे. तो आप ऊपर से नीचे जाते जा रहे हो, कई बार ये सिचुएशन रहेगी, कई बार ये सिचुएशन रहेगी. वो आपको जज करना है कब कौन सी सिचुएशन रहेगी. आई एम श्योर आपने वो सॉल्व करा है तो आपको वो समझ में आएगा. बट लेट्स से वॉल्व 5 तक भी आप पहुंच गए तो भी ऐसा थोड़ी ना है कि उसके नीचे जगह नहीं बची है, राइट? सो नंबर ऑफ मोल्स 0 कैसे हो जाएंगे? लाइक अंदर बाहर का प्रेशर बराबर रहेगा,
अंदर कुछ ना कुछ मोल्स रहेंगे, वॉल्व पाइप खुला भी है तब भी मोल्स तो ऑफ गैस प्रेजेंट रहेंगे ना अंदर। ऑल राइट, देन नेक्स्ट बताओ और किसका क्या डाउट है। बोलो अमन। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो। सर आपने जो हमें गैसियस स्टड के लेक्चर देखने बोले थे सर, उसमें जो बैरोमीटर वाला जो पार्ट था हम्म सर, उसमें जो उसका सेकंड पार्ट था ना, फॉल्टी ऑफ बैरोमीटर, हम्म। सर उसमें आपने कंडीशन बताई थी कि जिसमें हमने ट्यूब में पूरा मींस पूरा एचजी नहीं फिल किया है। तो सर उसमें फर्स्ट कंडीशन में तो एयर था, बट सर आपने जो सेकंड कंडीशन बताया जिसमें आपने एयर नहीं था, जिसमें सर वैक्यूम में, तो सर वो कंडीशन में क्या होगा, समझ में नहीं आया था। नहीं, फॉल्टी बैरोमीटर में तो एयर होगा ही सही ना। सर आपने कंडीशन बताई है ना। मतलब जैसे दोबारा एक्सप्लेन करो, जैसे अगर करेक्ट बैरोमीटर बनाना है तो एकदम ब्रिम तक भर दो मर्क्यूरी, ठीक है। और अगर फॉल्टी होना है तो फॉल्टी में कैसा रहेगा, फॉल्टी में आप आधा ही या कुछ अमाउंट तक ही भरो मर्क्यूरी और बीच में एयर रहने दो। तो कौन सी कंडीशन के बारे में बात कर रहे हो। तो सर तो फिर ऐसी कोई कंडीशन नहीं होगी जिसमें एयर नहीं होगा, एयर सक्ड आउट हो गया होगा। नहीं वो अच्छा, मैंने वो समझाया था कि फॉल्टी नहीं, वो मैंने बताया था कि बैरोमीटर क्रिएट करने के एक और तरीका बताया था मैंने। एक तो ये बताया था कि आप पूरा मरकरी से फिल करो और फिर उसको इन्वर्ट कर दो, ठीक है, और फिर लिड को हटा दो अंदर इन्वर्ट करने के बाद में, राइट। वो एक तरीका था। दूसरा तरीका मैंने क्या बताया था कि पूरा ही वैक्यूम हो, ये आपने इसमें नथिंग इनसाइड, लाइक कंप्लीट वैक्यूम हो, और फिर आप उसको मरकरी के टब में डिप करो। तो फिर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से मरकरी इसमें चढ़ जाएगा। कितनी हाइट तक चढ़ जाएगा, सेम 76 सेंटीमीटर की, ये बताया होगा। यस सर, ओके। तो उससे फॉल्टी बैरोमीटर नहीं बनता ना, उससे तो करेक्ट बैरोमीटर ही बन जाएगा। ऑलराइट देन, हाँ, इंटीजर टाइप 1, इंटीजर टाइप 1, एक मिनट रुको। ऑलराइट, इसमें इन एन इवैक्यूएटेड वेसल, ये वाला क्वेश्चन, वेट, मूवेबल पिस्टन, अननोन कंपाउंड, कंसिडर द टोटल वॉल्यूम, ठीक है। तो अननोन कंपाउंड के लिए तो कैसा रहेगा, देखो ये पिस्टन है, P एक्सटर्नल आपको 1 ATM बोला जा रहा है, तो इसका मतलब P इंटरनल भी 1 ATM रहेगा, राइट। तभी तो ये पिस्टन इक्विलिब्रियम में रहेगा, अंदर बाहर का प्रेशर बराबर होगा, ठीक है। अब ये इंटरनल प्रेशर है, ये किसकी वजह से है, हीलियम की वजह से, एज वेल एज जो भी मेरा कंपाउंड के वेपर्स बने, राइट, उसकी वजह से है, राइट। अब इसके अंदर वी आर सेइंग 0.1 मोल हीलियम है एंड 1 मोल जो भी वो कंपाउंड एक्स है, अननोन कंपाउंड है जो वेपर्स क्रिएट कर रहा है। तो हीलियम का, क्योंकि हीलियम तो गैस है, राइट, तो उसके लिए तो मैं आइडियल गैस इक्वेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकता हूँ कि उसका प्रेशर कितना रहेगा। सो 0.1 इंटू आर टी अपॉन वॉल्यूम विच इज कितना, यही पूछा है एक्चुअली आपसे, वॉल्यूम पूछा है। और जो वेपर है
वो तो 0.68 ATM एक्सर्ट करेगा। ठीक है, 1 मोल ऑफ द अननोन कंपाउंड, वेपर प्रेशर उसका सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेगा, तो वो तो 0.68 एक्सर्ट करेगा। कंसिडरिंग आइडियल बिहेवियर, टोटल वॉल्यूम ऑफ गैसेस। ठीक है, तो इससे आप V निकाल लो, आपको टेम्परेचर तो पता है, R पता ही है, तो इससे V आ जाएगा। समझ में आया? ऑल राइट, देन सब्जेक्टिव का 5, 9 and 15। 5 is something which is similar to the class example। ठीक है, इसमें इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ डिफ्यूजन यूज करना रहेगा। ln of P naught by PT is equal to K by root M into T। ये वाला एक्सप्रेशन आपको यूज करना रहेगा। एंड ये एक्चुअली है भी सही, मतलब इसको सॉल्व करके दिखा भी हुआ है, ये अपने क्लास में भी सॉल्व किया था ऐसा ही क्वेश्चन। ठीक है, मतलब डिफरेंट डेटा, ऑफ कोर्स नॉट द सेम डेटा, बट इसी का सेम डेटा भी आपको सॉल्व करा हुआ मिल जाएगा in the booklet also, right? So when you will look for मैं आपको पेज नंबर बता देता हूँ। So you will come across this kind of a example 13 है, पेज 13 पर PDF, page 13 in the PDF of gaseous state booklet, example 13। आप एक बार देखो खुद से क्या रहेगा। ठीक है, then 19 and 25। 19 थोड़ा सा वियर्ड ही है, 25 गलत क्वेश्चन है, 25 को छोड़ दो, 25 इज इनकरेक्ट क्वेश्चन। उसके आपको उसके सोल्यूशन में मिल जाएंगे जगह जगह पर कुछ ना कुछ रैंडम से, बट इट इज एन इनकरेक्ट क्वेश्चन। राइट। सो ये इसका और एक्सपर्टीज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो भी एग्जैक्टली यही वाला क्वेश्चन है, और दोनों का आंसर भी बुकलेट में अलग अलग दिया हुआ है, बिकॉज क्वेश्चन ही फर्जी है। ठीक है, 19th वाला ये थोड़ा सा अजीब सा ही है, इसमें मतलब ठीक है, अजीब तो नहीं बोलूंगा, बट हाँ थोड़ा इस तरीके से करना पड़ेगा। सिलेंडर का वेट पता है, फुल सिलेंडर का वेट पता है, तो आपको ब्यूटेन का मास पता पड़ गया। मास ऑफ ब्यूटेन कितना रहेगा, 29 माइनस 14.8 kg, राइट। तो इससे आपको मोल्स ऑफ ब्यूटेन मिल जाएंगे, कितने सिलेंडर में भरे रहेंगे। ठीक है, नाउ इन द कोर्स ऑफ यूज एट 27 डिग्री सेंटीग्रेड, अच्छा, mass of butane, in fact mass of butane initially and mass of butane finally, तो आपको डेल्टा कितना ब्यूटेन यूज हुआ है वो मिल जाएगा 23.2 माइनस 14.8, नहीं 20, सॉरी 23.2 kg।
अरे क्या क्या दे दिए हैं, किस किस का मास दे दिया है? अरे यार क्या इतना सारा फालतू डेटा दिया हुआ है. जस्ट कैलकुलेटिंग दैट कितना मास ऑफ ब्यूटेन गॉट यूज्ड अप, it will be simply 29 minus 23.2. इतना kg यूज अप हो जाएगा, राइट. उससे आप मोल्स ऑफ ब्यूटेन निकाल लो, राइट. एंड find out the volume of the gas under normal usage conditions. So volume ये under normal condition, तो इसमें ये n यूज करना, R into temperature 27 डिग्री सेंटीग्रेड एंड प्रेशर 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर. तो वो आपको वॉल्यूम निकाल के देगा, वॉल्यूम ऑफ द गैस. एंड प्रेशर इनसाइड के लिए, ठीक है, ये प्रेशर इनसाइड के लिए तो यू यूज P initial upon M initial is equal to P final upon M final, because pressure will be directly proportional to the moles will be directly proportional to the mass, because the cylinder का volume and temperature are kept constant. ठीक है, इस तरीके से आप करोगे. नहीं तो लिक्विडिफाइड एलपीजी पर नहीं लगा रहा ना मैं. नॉर्मल कंडीशन में ये गैस हो गया ना, लाइक निकलने के बाद में जो ये एन ब्यूटेन लिक्विड था, लिक्विड एंड गैस, मोल्स में तो कोई अंतर नहीं आएगा, राइट. तो जो मोल्स बाहर निकल गए ब्यूटेन के, वही मैंने यहाँ पर यूज कर लिए. लाइक जितने मोल्स लिक्विड के कंज्यूम होंगे उतने मोल्स लाइक गैस फॉर्म में भी कंज्यूम होंगे. एंड जब वो म्यूटेन बाहर निकली होगी गैस फॉर्म में, तब उसकी वॉल्यूम हम बता रहे हैं ना नॉर्मल कंडीशन में. नहीं, प्रेशर इनसाइड में मैं थोड़ा ना यहाँ पर आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहा हूँ. मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूँ कि प्रेशर would be proportional to the mass, ठीक है, as a safe bet. Like I'm not saying कि pressure and PV is equal to nRT equation लगा रहा हूँ. बस मैं इतना बोल रहा हूँ कि अगर यहाँ पर 2.5 atm शो कर रहा था जब जितना भी इनिशियल मास था, तो उससे मैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिजल्ट शो कर रहा हूँ कि कितना प्रेशर रहेगा इनसाइड द सिलेंडर. डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी बस मैं यूज कर रहा हूँ. आई एम नॉट यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन. ठीक है, ऑल राइट. ठीक है, आप लोगों के पास होमवर्क है कि नहीं है वीकेंड के लिए? होमवर्क की कमी है, चलो ठीक है, मैं ग्रुप पे होमवर्क भेज दूंगा, अगली क्लास के लिए वो होमवर्क करके आना. नहीं जरूरी है. ठीक है, बॉन्डिंग का भी भेजता हूँ और डीपीबी वगैरह भी देखता हूँ क्या रहेगा, ट्राई करो. ऑल राइट, चलो टेक केयर गाइस, विल मीट नाउ नेक्स्ट वीक. नहीं नेक्स्ट वीक नहीं, इनफैक्ट कल ही तो क्लास है अपना. कल है ना, कल सैटरडे, कल अपना क्लास है. ठीक है, तो कल क्लास के बाद मैं फिर होमवर्क देता हूँ एक्चुअली, देन आई विल बी इन अ बेटर पोजीशन. ठीक है, ऑल राइट देन.